सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार रेरा एक्ट की सीरीज़ में आज हम सेक्शन 4 पर बात करेंगे। आपको ये प्लेलिस्ट अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि मैं रेरा के ऊपर सारी वीडियोस बना रहा हूँ, एक सीरीज़ बना रहा हूँ पूरी। और ये रेरा एक्ट जानना क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर आप रियल एस्टेट में डील करते हो, कुछ भी खरीदने जा रहे हो, प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो, तब तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपका ये सब्जेक्ट एक सिलेबस का पार्ट है तो आपको पता होना चाहिए, एज एन एडवोकेट पता होना चाहिए, रियल एस्टेट में डील करते हो पता होना चाहिए। और वैसे भी यार रियल एस्टेट हमारा डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है बिल्कुल। तो अगर हमें नॉलेज है किसी भी एक एक्ट की तो बहुत बेटर रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं रियल एस्टेट सेक्टर में ही डील करता हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार चलो क्यों ना रेरा पे वीडियो बनाई जाए। एक अलग से एक वीडियो हो सकती थी कि मैं आधे घंटे 1 घंटे की एक वीडियो बनाता और उसमें पूरा रेरा समझा देता, लेकिन सबको पूरा एक्ट एकदम से नहीं जानना होता है, इसलिए मैं सेक्शन वाइज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहले वीडियो देख लो, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आज हम इसके सेक्शन 4 तक पहुँच चुके हैं और वीडियोस अभी 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है इसी सीरीज़ में। आप देख सकते हैं, इसके बाद भी देख सकते हैं, इससे पहले भी देख सकते हैं, वो पूरा आपका कॉल है। ठीक है, तो चलो आज हम जानते हैं सेक्शन नंबर 4 जो बात करता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। अब हमने डेफिनेशन वाला जब सेकंड वीडियो करी थी, हमें पता है हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करी इस एक्ट की। उसमें एक डेफिनेशन थी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अब इसका मतलब, अब देखो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, अगर आपने देख लिया तो आपको पता होगा। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मान लो सिर्फ एक, जहां अगर आप एक किसी सोसाइटी में गए, ठीक है, बिल्डर के द्वारा डेवलप जो भी कंडीशन है सेक्शन 3 में दी है, उसकी भी एक वीडियो है, उसमें जो भी कंडीशन दी है उसके हिसाब से एक प्रोजेक्ट बना। आपको कोई फ्लैट खरीदना है, आप एक सोसाइटी में एंटर करें, वो आपके लिए हो गया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। बस बात खत्म, अभी इतना जान लो। ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर कौन करवाएगा? प्रोमोटर करवाएगा। तो उसके लिए कैसे कैसे चीज़ें होती है, क्या प्रोसेस है, वो दिया है सेक्शन 4 में। ठीक है, तो इसमें जानते हैं आगे क्या क्या है। तो चलिए फटाफट से इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 4 कहता क्या है। देखो, सेक्शन 4 डील करता है विद हाउ अ प्रोमोटर मस्ट अप्लाई फॉर अ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेरा के पास अपना प्रोजेक्ट कैसे वो रजिस्टर करवाएगा, इसके बारे में सेक्शन 4 बताता है। क्या क्या कंडीशन है, सारी चीज़ें बताता है। अब बहुत ज़रूरी ध्यान से सुनना। ठीक है, बिफोर एडवर्टाइजिंग और सेलिंग एनी प्रोजेक्ट the promoter must submit a detailed application from DAF along with documents and disclosures। डॉक्यूमेंट्स, डिस्क्लोजर, उसका अपना एफिडेविट, जितने भी पूरी चेन डॉक्यूमेंट्स होती है उन सबको उसने तैयार कर लिया, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके हम आगे बात करेंगे, वो सब उसने तैयार कर लिया। वो जाएगा रेरा अथॉरिटी के पास। अब कौन सी रेरा अथॉरिटी? अब देखो, अगर प्रोजेक्ट जिस भी स्टेट में है, सब स्टेट्स ने अपना अपना रेरा बना रखा है। देखो, रेरा एक सेंट्रल लॉ है, उसने बोला था कि सब स्टेट अपने अपने हिसाब से अपने लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना लो। तो जैसे यूपी में आएंगे तो यूपी रेरा है, महाराष्ट्र में महा रेरा है, ऐसे हरियाणा में एच रेरा है, हरेरा है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग स्टेट में है। ठीक है, काम सबका सेम है, प्रोसेस सबका सेम है, सब कुछ सेम है। अब बिफोर एडवर्टाइजिंग, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी है किसी भी तरीके से, किसी एक, मैं अभी रियल इंसिडेंट बताऊंगा, किसी भी तरीके से अगर आपको एडवर्टाइजिंग करनी है अपने प्रोजेक्ट की, उससे पहले आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर होना चाहिए। तो आपको हो गया प्रोजेक्ट का मतलब कैसे? प्रोजेक्ट तो अभी है ही नहीं, फिर कुछ दिमाग में है ना। प्रोमोटर के जैसे ही दिमाग में आया, उसको पता है कि अब मैं ये सब करूँगा, उसने लैंड्स का सब कुछ देख लिया कि इस लैंड पे करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा, दिमाग में उसका प्लान है। वो प्लान ही तो रेरा को समझाना है, उसी का तो रजिस्ट्रेशन करवाना है। वो रजिस्टर होगा, उसके बाद ही आप किसी भी तरीके का एक पर्चा भी नहीं छपवा सकते हो उस प्रोजेक्ट के नाम का, जब तक कि आप रजिस्टर ना करवा लो। अब एक रियल इंसिडेंट ये है, मैं एक पुरानी कंपनी में काम करता था, बिल्डर, काफ़ी जाने माने बिल्डर है, नाम नहीं लूँगा। उनके वहाँ पे उनको नहीं पता था, उनका एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, उनको नहीं पता था कि उसका मतलब, उन्होंने अपने अलॉन्ग विद जो एक करंट प्रोजेक्ट था वो तो रजिस्टर्ड था, उसके साथ उसका भी कहीं से नाम चला गया, सिर्फ और सिर्फ एफएम में उनके बिहाफ पे कोई गया था प्रमोशन करने या फिर एडवर्टाइज करने बेसिकली। तो बातों बातों में उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट का भी वहाँ पे एडवर्टाइज कर दिया। ठीक है, अब जिन्होंने किया उन्होंने सोचा कि भाई मैं जनरल स्टेटमेंट बोल के आ गया हूँ, मतलब इतना कुछ सोचा भी नहीं बेसिकली ना। अब वो प्रोजेक्ट तो अभी दिमाग में ही था प्रोमोटर के, अभी तो कुछ था ही नहीं, रजिस्टर भी नहीं था। अब सिर्फ वही ऑडियो क्लिप किसी कॉम्पिटिटर ने देखी या किसी और ने देखी, उसने रेरा को बता दिया, यूपी रेरा को इन्फॉर्म कर दिया। अब यूपी रेरा को इन्फॉर्म कर दिया तो
कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है, सब कनेक्टेड होते हैं, तो उनको पता चला कि अरे ऐसा है, तो उस मैटर को फिर मतलब एप्लीकेशन वहाँ से एक एप्लीकेशन बोलो या कंप्लेन बोलो वो आई, फिर उसको सॉर्ट आउट किया, वो अलग पूरा प्रोसेस है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी एक ओरल स्टेटमेंट दे के आ गए अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने बता दिया, जो कि एडवर्टाइज हो गया, प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं था, बस ख़त्म, वहीं पे काम ख़राब हो गया। समझ गए ना कितना ज़रूरी है, कैसे एजेंसी पीछे रह जाती है, बिल्कुल पीछे पड़ जाती है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एप्लीकेशन की, प्रोमोटर को क्या क्या चीज़ें देनी है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो भी रेरा से मिलेगा वो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, एक फ़ीस लगती है, फ़ीस दोगे। फ़ीस अब ये प्रोजेक्ट की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। और डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी, जो डॉक्यूमेंट्स है, एफिडेविट्स देना होता है प्रोमोटर को कि हाँ मैं ये जो भी चीज़ें दे रहा हूँ वो सब सही है, ये लैंड मैंने पहले इससे खरीदी, अगर किसानों से खरीदी है तो वो सारी डिटेल, अगर आपने किसी अथॉरिटी से खरीदी है तो उसकी पूरी डिटेल्स एंड जो भी उसकी चेन होती है, मदर डीड जिसे बोलते हैं, मदर डीड सारी, तो वो सब चीज़ें लगेगी, ठीक है। ये है इसका बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके बाद इसको क्या क्या डिस्क्लोज करना है प्रोमोटर को, एप्लीकेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, इसका नाम, एड्रेस, टाइप ऑफ एंटरप्राइज, रजिस्ट्रेशन की डिटेल कि भैया आप क्या हो, कोई कंपनी हो, फर्म हो, सोसाइटी हो क्या आप, पैन, आधार, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताओगे, ट्रैक रिकॉर्ड की भैया आप इससे पहले कुछ बना चुके हो या नहीं, या फिर आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, जो भी है, फर्स्ट को मना नहीं है लेकिन आपको बताना सारा पड़ेगा, ठीक है। ये सब तो एप्लीकेशन की बातें हो गई। अब उसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे कि भैया प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपको नाम सोचना पड़ता है, बिल्कुल। उसका लोकेशन क्या होगी, जियो लोकेशन, सारी चीज़ें दोगे। लेआउट का प्लान दोगे कि भैया आप कैसे कैसे उसको बनाने वाले हो, कितना फ्लोर होगा, एक फ्लोर पे कितने यूनिट्स होंगे, वो उनका साइज़ क्या होगा, पार्क होगा नहीं होगा, पूल होगा, मतलब पूरा लेआउट प्लान दोगे। सैंक्शनड प्लान दोगे उस सैंक्शन करवा के, ठीक है ना। नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कितनी होगी, फ्लोर कितने होंगे, अपार्टमेंट्स कितने होंगे, सारी चीज़ें। एमिनिटीज़ आप क्या क्या देने वाले हो, कॉमन एरिया कहाँ पे होगा, कितना होगा, कैसे होगा। डेवलपमेंट वर्क एंड फैसिलिटीज़ आप उसके अंदर क्या क्या, मतलब A to Z आप सोच लो कि जैसे प्रोजेक्ट कोई बन गया, आप किसी सोसाइटी के अंदर घुसे, आपने देखा पूरा सोसाइटी आपने घूम ली और आप समझ गए अच्छा यहाँ पे ये है, वो है, यहाँ पे लिफ्ट है, पूल है, जिम है, सब कुछ आपने देख लिया। यही बनने से पहले प्रोमोटर को बताना पड़ता है रेरा अथॉरिटी को, जो आपने अब बनने के बाद देखा है। सिंपल सी बात इतनी है, सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है। तो आप कहोगे यार कोई कुछ छूट गया, तो ऐसा नहीं है, कुछ छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में आप बता सकते हो, उसको रिवाइज़ कर सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो, पर कुछ मेजर नहीं छूटना चाहिए, उसके लिए बहुत परमिशन लगती है। हाँ, अगर आप सोचोगे कि यार हमने तो, अगर मान लो, चलो ये एक वैसे तो आगे भी एक्ट में आएगा, लेकिन मैं अभी बात छिड़ गई, मैं बता दूं, अगर मान लो आपने एक प्रोजेक्ट पूरा सब कुछ कर लिया, रजिस्टर हो गया, आधा काम कर दिया या कितना भी काम कर दिया, अब भैया आपसे नहीं हो रहा काम, अब आप बेच रहे हो, किसी और को हैंड ओवर कर रहे हो, क्या होगा, आपके भरोसे में लोगों ने अगर खरीद दिया, आपसे इन्वेस्ट कर दिया, उनका क्या होगा, ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, आप कर ही नहीं सकते हो। इसमें बहुत सारी कंडीशन होती है जो आपको करने से रोकती है, और अगर आपको तब भी वो चीज़ें करनी है, आगे हम एक्ट में जाएंगे तो देखेंगे, तो आपको 2/3 ऑफ द अलॉटीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है। जितने भी अलॉटीज़ है आपके, उनका 2/3 मतलब 75% अलॉटीज़ आपको रिटर्न में परमिशन देंगे, अप्रूव करेंगे आपकी चीज़ें, तो ही आप वो आगे स्टेप ले सकते हो। अगर वो कोई बड़ा स्टेप है तो, छोटे स्टेप के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ टाइटल एंड लैंड ओनरशिप डिटेल दोगे भैया, लीगल टाइटल ऑफ द लैंड, डिटेल ऑफ एनकम्बरेंस, लोन कहाँ से लोगे, कैसे लोगे, सब कुछ अप्रूव वाली चीज़ें आप दोगे। चार्जेस, लिटिगेशन कुछ है उस ज़मीन पे तो सब बताओगे। इफ़ लैंड इज़ नॉट ओन्ड, अगर लैंड आपकी नहीं है तो फिर जो लैंड ओनर है उसकी कंसेंट चाहिए, उसकी डिक्लेरेशन चाहिए, उसके एफिडेविट भी चाहिए। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई पहले ऐसा होता था कि किसी ने आके भैया सोसाइटी खड़ी कर दी, लोगों को बेच दिया, 5-10 साल बाद पता चल रहा है वो ज़मीन तो उसकी थी नहीं। अब ज़मीन उसकी नहीं थी तो जिसकी ज़मीन थी वो केस करेगा तो भैया वहाँ सब ताला लग जाएगा, ताला लगेगा तो कलेश हो जाएगा तो सारी चीज़ें अटक जाएगी, पैसा फंसा किसी और का, भाग गया लेके कोई और, बस हो गया काम खराब। तो ये क्या है, प्रिवेंट फ्रॉड एंड सेल ऑफ डिस्प्यूटेड और इलीगल लैंड को रोकने के लिए भी ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, ये डिटेल में बनाया गया है, ठीक है। तो ये तो वैसे भी मतलब कॉमन सेंस भी आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों इतनी सारी चीज़ें ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं, ठीक है। नाउ प्रोजेक्ट टाइमलाइन एंड कंप्लीशन शेड्यूल क्या रहता है। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपका प्रोजेक्ट कब से शुरू हो रहा है, इसकी एंड डेट या फिर टेंटेटिव आप कंप्लीशन डेट बता के चलोगे कि इतना हम टाइम लेने वाले हैं। वही चीज़ें आप अलॉटीज़ को भी दोगे, तभी तो
अलॉटीज कैसे मान के चलेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट क्या हमें अपना फ्लैट 2 साल में मिलेगा या 5 साल में या फिर 10 साल में या फिर 20 साल तक नहीं मिलेगा। वो आपको डेट रेरा अथॉरिटी को बतानी पड़ेगी कि भैया ये है, और वही चीज़ें फिर अलॉटीज तक जाती है। ठीक है, फेज़ वाइज टाइमलाइन है तो फेज़ वाइज टाइमलाइन दोगे। फेज़ मतलब ये है, मान लो एक बड़ी सोसाइटी बन रही है, उसमें वो फेज़ में डेवलपमेंट होगा। पहली बात ये तो मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में कि हर फेज़ का अलग से रजिस्ट्रेशन होगा रेरा के पास, हर एक फेज़ का अपना अलग रेरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो फेज़ वाइज का ये है कि अगर मान लो 1 टावर या 2 टावर एक फेज़ में आते हैं तो वो एक उनकी अलग टाइमलाइन, बाकियों की अलग टाइमलाइन, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। नाउ बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैंक अकाउंट, आपको एक एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें जो भी अलॉटीज़ आपको पैसा देंगे उस अपार्टमेंट के बदले में वो वहाँ पे जमा होगा। उसका 70% ऑफ द अमाउंट, मतलब जो भी है, अभी देखो पहले पढ़ लेते हैं। प्रोमोटर मस्ट डिपॉजिट 70% ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द बायर्स। कहाँ? एक सेपरेट अकाउंट में जाएगा, 70% उसमें ही होना चाहिए, वो उन्हीं के कामों के लिए यूज़ होगा। आप कहोगे बाकी 30 वो अपने हिसाब से घुमा सकता है, यूज़ कर सकता है, वो प्रमोटर की कॉल है, पर 70% बायर के पर्पस के लिए ही यूज़ होगा। एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जाता है, यूज़ ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन एंड लैंड कॉस्ट। प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही काम में ही वो यूज़ होगा। ठीक है, उससे आप कोई ऐसा नहीं है कि आप सैलरी दे रहे हो किसी अलग और चीज़ की, मतलब वो आप उसको अलग नहीं कर सकते उस डेवलपमेंट से। ठीक है ना, आपने अपने लिए कार ले लिया, अपना घर ले रहे हो, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट बांट रहे हो, बोन नहीं इस काम के लिए नहीं है, वो एस्क्रो अकाउंट है, वहाँ से परमिशन भी नहीं मिलेगी। ठीक है, विड्रॉल अलाउड ओनली, कब होता है अलाउड? इन प्रोपोर्शन टू द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाएगा आप एस्क्रो से पैसा निकाल सकते हो, और 3 लोग जब तक अप्रूव नहीं करेंगे उससे 1 रुपया भी नहीं निकलेगा। वो 3 लोग कौन है? उस प्रोजेक्ट का इंजीनियर, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट का CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये तीनों लोग जब तक परमिशन नहीं देंगे। अब ये तीनों को क्यों रखा? देखो, इंजीनियर बताएगा, इंजीनियर क्या देखेगा कि भैया काम जैसे मैंने डिज़ाइन दिया था ये सब, मतलब वो सारी चीज़ें हो रही है कि नहीं। ठीक है ना, आर्किटेक्ट अपना कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें देखेगा, CA अकाउंट्स वाली चीज़ें देखेगा। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके ही क्या बन रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। तो ये तीनों की परमिशन होगी, प्रोपोर्शन टू द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, आप पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, इसका पर्पस ये है कि स्टॉप करो डाइवर्जन ऑफ फंड एंड एंश्योर टाइमली कंप्लीशन। इसीलिए ऐसा नहीं होगा, इससे ये एंश्योर होता है कि भैया ऐसा नहीं है कि बाहर से, इस साइड के बाहर से पैसा ले लिया, फिर उससे कहीं और लैंड लेके फिर वहाँ से बाहर से पैसा ले लिया, ये फ्रॉड हो जाता है। फिर वहाँ से लेके ऐसे आपने बहुत सारे मल्टीपल पैसा लिया और अब आप एक दिन गायब हो गए। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। नाउ डिक्लेरेशन बाय प्रोमोटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एफिडेविट देता है प्रोमोटर, किस चीज़ का? कि भैया लीगल टाइटल ऑफ द लैंड, ये स्टेट करेगा कि किसका है। उसका है तो अपना बताएगा, किसी और का है तो उसका बताएगा। प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, कब तक? 70% फंड विल बी केप्ट इन अ सेपरेट अकाउंट एंड नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट बायर्स। सभी बायर्स को एक ही नज़रिए से देखा जाएगा। और कई बार क्या होता है कि प्रोमोटर अपने नाम पे भी कुछ फ्लैट्स बुक कर देते हैं, और अपने तो करेंगे नहीं, अपने फैमिली वालों के नाम पे या फिर अपने जो भी उसके काम करने वाले उनके नाम पे ही वो बुक कर देता है। तो वो आप जो मर्जी करो, लेकिन रेरा की नज़र में वो सब बायर हैं, वो सब एक जैसे ही नज़रिए से देखे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट्स देख लिया हमने क्या क्या चाहिए। अप्रूव बिल्डिंग प्लान, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, CC ये लास्ट में होता है। CC कब मिलता है? कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जब आपका अच्छा ये कमेंसमेंट है, कमेंसमेंट को CC ना ही बोलो तो ज़्यादा बेटर है। CC को हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसको यहाँ पे उसको मिसमैच मत करना। ठीक है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट तब मिलता है जब आपका ये चीज़ें सैंक्शन हो गई है कि आपको भैया प्रोजेक्ट आपका अप्रूव होता है, लो आपका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आ गया। इसको CC मत बोलना, मैंने गलती से बोला। CC बोलेंगे हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट को, जो बिल्कुल लास्ट में मिलता है जब आपका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, OC एंड CC, OC ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जब आपका प्रोजेक्ट इतना कंप्लीट हो चुका है कि आप अब पोजेशन दे सकते हो। ठीक है ना, अपने अलॉटीज को, तो ऑक्यूपेंसी हो गया। और CC मतलब सब कुछ ही हो गया, अब तो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट, वाइंड अप। वहाँ से जब CC मिल जाता है तो रेरा एक्ट लगना ही बंद हो जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट और फिर प्रोफॉर्मा ऑफ अलॉटमेंट लेटर, एग्रीमेंट फॉर सेल एंड कन्वेंस डीड, ये सारी चीज़ें आप बताओगे कि भैया हमारी ये है, हम अलॉटमेंट लेटर इस तरीके से बनाएंगे, एग्रीमेंट फॉर सेल हमारा ये फॉर्मेट में रहेगा, कन्वेंस डीड हमारी इस फॉर्मेट में रहेगी। वैसे भी ये रेरा की वेबसाइट में मिल जाती है, वो खुद अपना BBA जिसे हम एग्रीमेंट फॉर सेल कह रहे हैं वो बताता है कि इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, बायर कैन सी स्टैंडर्डाइज एंड अप्रूव लीगल फॉर्मेट्स पहले ही देख सकते हैं और उनको पता रहेगा। बायर अगर अलर्ट है, उसको एक्ट की नॉलेज है, तो वो ज़्यादा जागरूक रहेगा कि हाँ ये कहीं मेरे को फर्जी काम तो नहीं हो रहा है मेरे साथ, इनका एग्रीमेंट फॉर सेल यही है जो इन्होंने रेरा से अप्रूव कराया है या फिर कुछ और है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं भी हो तो
अगर आप वीडियो ऐसे देखते रहो तो पता चलता है यार, क्योंकि करोड़ों की प्रॉपर्टी आजकल हो चुकी है, तो रिस्क नहीं लेने का। नाउ अथॉरिटीज रोल आफ्टर एप्लीकेशन, क्या रोल है इनका? पहले चेक करेंगे भाई एप्लीकेशन को, वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, ग्रांट करेंगे या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अगर मान लो इन्होंने 30 दिन के अंदर कुछ भी नहीं किया, भैया बिल्डर रुकेगा नहीं, ठीक है ना। बिल्डर को अपने प्लान के अकॉर्डिंग बहुत सारे काम करने हैं, सरकारी चक्करों में वो नहीं फंसेगा। अगर 30 दिन के अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं बताया स्टेटस ग्रांट का या रिजेक्ट का, तो रजिस्ट्रेशन क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड अप्रूवल उसका मान लिया जाएगा कि भैया अप्रूव हो गया। 31वें दिन से बिल्डर अपना काम करे, अथॉरिटी भी नहीं रोक सकती है, ठीक है ना। तो ये है इसका मतलब, अथॉरिटी वालों पे भी बिल्कुल प्रेशर दिया हुआ है कि 30 दिन में काम करो, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या है भैया होम बायर्स के लिए? फुल ट्रांसपेरेंसी बिफोर परचेज, लीगल सेफ्टी ऑफ द प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑफ द प्रोमोटर एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ डिले एंड फ्रॉड। ये सब चीज़ें हो जाती है ऑटोमेटिकली जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। तो ये सेक्शन 4 का एक पूरा मैंने बता दिया आपको। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आपको क्या वीडियो चाहिए और भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। शेयर इसे ज़रूर करना ताकि यार ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मेरे को मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।